Hello everyone. So in this video, so this is the first video of our revision series. ठीक है. So according to the schedule, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 days किसको देंगे, पॉलिटी को देंगे, और इन 3 दिन में क्या करेंगे, जो पिछले 10 साल के पेपर्स है CAPF के वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. और इसके साथ साथ क्या करेंगे, पॉलिटी रिवाइज करेंगे. ठीक है. कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या पढ़ के जाना है. ठीक है. क्या क्या एडिशनल चीज़ और पढ़नी है वो भी देखेंगे इसमें. ठीक है. वैसे तो पॉलिटी की जो मेरी पहले की सीरीज़ है, लाइक जिसमें मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट कराई है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें से हार्डली कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करवाया, ऑल तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे वो. तो क्या करेंगे ना, जब इसमें ऐसे कोई टॉपिक्स आएंगे जो मैंने पहले नहीं समझाए हैं पिछले वीडियोस में, तो हम इसमें समझा देंगे. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम क्या करेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर लेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इमरजेंसी पे है. बिफोर मूविंग टू दिस क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं. क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं कराया है, मेरी भी मतलब कि जो भी पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट है, तो इसमें पढ़ लेते हैं हम. ठीक है. चलिए. सो सी, अब इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, इट कम्स अंडर आर्टिकल 18 के अंडर आता है ये. ठीक है. एंड आर्टिकल पार्ट 18 है और आर्टिकल 352 टू 360 है. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल है, स्टेट है और फाइनेंशियल है. अब इसमें 352 है, ये 356, 365 एंड 360. ठीक है, इतना सबको पता होगा. अब देखिए क्या होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर नेशनल इमरजेंसी नहीं है, वहाँ पे लिखा था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ओके. वहीं पे अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें, सो देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी. ठीक है. उन्होंने इमरजेंसी वर्ड यूज ही नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर दिस सिचुएशन. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज अंडर नेशनल इमरजेंसीज. वन इज योर एक्सटर्नल एंड अनदर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. तो जो आपका आर्म्ड रिबेलियन था, पहले इसको आर्म्ड रिबेलियन बोलते थे, बट इसका जो नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल दिया गया था. अंडर आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया. फाइन. कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारी इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स हुआ था. एक तो जब चाइना के साथ वॉर चल रहा था, सेकेंड इंडो पाक वॉर था, एंड थर्ड वॉज इंटरनल पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे थे 1975 में. ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे. ओके. सो 42 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, इट इनेबल प्रेसिडेंट कि आप क्या करिए, जो भी नेशनल इमरजेंसी है वो एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में ऑपरेट कराइए. ठीक है. एंड व्हाट एल्स वाज देयर, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, द 38th अमेंडमेंट एक्ट था, इसने क्या किया था, अलाउ किया था प्रेसिडेंट को कि आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर. मतलब क्या होता है कि अगर ऑलरेडी एक प्रोक्लेमेशन चल रहा है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस लगा सकते हो. ओके. अगर तो आपको लगता है कि वॉर की सुविधा हो रही है, या एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड ऑल दैट है, या फिर कोई इमिनेंट, अगर उसको डेंजर भी लगता है ना कि मतलब कुछ हो सकता है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं. ठीक है. अब 44 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, रिप्लेस किया था द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन विद द इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो मैंने आपको बता दिया है. ओके. प्लस उन्होंने क्या किया था, दैट प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन. नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने कहा था, उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि इमरजेंसी का मिसयूज़ हो सकता है एंड हुआ है. इसलिए क्या होगा कि जस्ट अभी PM अगर आपको बोलेगा, एडवाइस करेगा कि नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, हम सिर्फ उसके नाम पे या उसके बोलने पे नहीं लगाएंगे, बल्कि वी विल नीड अ रिटन रिकमेंडेशन, हमें लगेगा फ्रॉम द कैबिनेट. ठीक है. ये भी आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ने लाया था. नेक्स्ट इज हु डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, इट्स डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट. नाउ व्हाट डज द टेरिटोरियल एक्सटेंड, तो इंटायर कंट्री या ओनली पार्ट ऑफ इट भी लगता है. सेफ गार्ड्स की अगर हम बात करें तो 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन रखता है, एंड इट मस्ट बी रैटिफाइड. इसको रैटिफाई होना पड़ेगा, किसके, कौन करेगा, बोथ द हाउसेस करेंगे विद इन 1 month. देखो पहले 2 month हुआ करता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर लिया, उसको 1 month पे ला दिया कि जिस दिन आज मैंने इशू हुआ है, ठीक है, अगर जिस दिन इशू हुई होगी उसके 1 month के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
ratify करना पड़ेगा by both the houses by a special majority. Fine. Now if लोकसभा फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा तब डिजोल्व होगी तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका राज्यसभा है उस मीन टाइम में उसको अप्रूव कर देगा, और जब रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी लोकसभा तो उसकी पहली मीटिंग से जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहाँ से लेके जो पहले 30 दिन होंगे उसके अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा को भी अपना अप्रूवल देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्यूरेशन. सी नेशनल इमरजेंसी आप इनडेफिनेट पीरियड तक लगा सकते हो, बट एट अ टाइम ओनली फॉर 6 months के लिए होता है, एंड एवरी 6 month यू नीड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये भी ऐड किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, एंड दैट टू बाय द स्पेशल मेजोरिटी. नेक्स्ट इज रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो पहली बात तो प्रेसिडेंट जब चाहे इसको रिवोक कर सकता है इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज लोकसभा क्या कर सकती है, एक रेजोल्यूशन को इशू कर सकती है जिसमें क्या होना चाहिए, 1/10 जो टोटल मेंबर्स होंगे लोकसभा का उनका रिटर्न रिकमेंडेशन जाना चाहिए स्पीकर को. देन फिर क्या होता है, एक स्पेशल सिटिंग बिठाई जाती है, वो भी 14 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, कि जो भी रेजोल्यूशन आपका किया गया है उसको कंसीडर करने के लिए, और उस रेजोल्यूशन को पास होना है बाय सिंपल मेजोरिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी. पहली क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या होता है. अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंटर क्या कर सकती है, कोई भी मतलब आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है कोई भी मैटर पे स्टेट को. ठीक है, दूसरा क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है आपकी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है दैट कम्स अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर. बट यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर मतलब आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व नहीं होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव इज लेजिस्लेटिव. नाउ पार्लियामेंट एम्पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट. ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, एंड अबव लॉज. और हाँ, अगर आज आपकी इमरजेंसी सीज हो गई है तो उसके 6 months के अंदर अंदर, ठीक है, आपका जो वो लॉ है वो भी ख़त्म होना चाहिए फिर. ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है फाइनेंशियल केसेस में, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, मतलब कि कितना स्टेट को जाए कितना सेंटर को, उसको मॉडिफाई कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है जो भी फंड आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट. अब आप देखिए जो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, आपके पास प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है कि अगर आपका जो हाउसेस है वो, अगर आपका हाउसेस सेशन में नहीं है तो क्या कर सकता है, और बहुत अर्जेंसी है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है. नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ द लेजिस्लेचर. लोकसभा के केस में अगर हम देखेंगे तो आपका जो लोकसभा का टर्म है 5 साल होता है जनरली, उससे भी एक्सीड कर सकता है बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year. 1 साल के लिए एट अ टाइम, 1 साल के लिए आप कर सकते हो, और फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. सेम विद योर स्टेट लेजिस्लेचर ये होता है कि पार्लियामेंट ही करती है इसके लिए भी. ठीक है, टर्म कर सकती है बियॉन्ड नॉर्मल 1 year एट अ टाइम, एंड एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6. और फॉर एग्जाम्पल अगर आज सीज हो गई है आपकी इमरजेंसी तो 6 months से ज़्यादा वो एक्सटेंशन नहीं हो सकता. और फाइन. Now there are 2 articles, आर्टिकल 358 एंड 359. अब अगर 358 के अंदर क्या होता है कि जो आपका आर्टिकल 19 है जिसके अंदर आपकी 6 rights होती है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी आपकी अगर इमरजेंसी होगी तो. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आर्टिकल 19 को इम्पैक्ट करेगी, और ये तभी होगी अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, और ये पूरी की पूरी कंट्री को एक्सटेंड करती है. वहीं पे जो 359 है इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगता है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो अगर आपका फंडामेंटल राइट है उसके सस्पेंशन के लिए आपकी प्रेसिडेंशियल का ऑर्डर लगता है कि ये इंटायर ड्यूरेशन के लिए होगा या शॉर्टर पीरियड के लिए होगा. वहीं पे क्या करती है, ये इम्पैक्ट करती है, मतलब कि सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स को इट विल इम्पैक्ट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. ओके, एंड इट विल ऑपरेट इन बोथ द इमरजेंसी, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, एंड इट एक्सटेंड टू पार्ट और इंटायर कंट्री. पार्ट को भी लग सकती है, इंटायर को भी लग सकती है. नाउ कमिंग टू द जुडिशियल रिव्यू. देखिए क्या किया था, जो 38th अमेंडमेंट एक्ट था ना, याद रखिए कि ये जो 38 है 42 है ये सेंटर को ज़्यादा पावर देने के लिए था, बट 44 जो था इस चीज़ को ठीक करने के लिए था. ठीक है, नाउ 38 ने क्या डिक्लेयर किया था, दैट नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, आप वो इम्यून रहेगी. बट वहीं पे जो 44 अमेंडमेंट एक्ट उसने इसको डिलीट कर दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपके पास मिनर्व मिल केस आता है, उसमें भी ये चीज़ बोला था दैट प्रोक्लेमेशन कैन बी चैलेंज. किस किस बेसिस पे आप चैलेंज कर सकते हो, मैलिफाइड है, डेक्लेरेशन जो था वो होली एक्सट्रेनियस था, या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, या एब्सर्ड था. ठीक है,
नाउ लेट्स मूव टू प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के ग्राउंड्स क्या होते हैं? फर्स्ट यू हैव इज अ 356 आर्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर है वो एक गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे भी लगती है, या फिर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे जो मतलब जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही है। फाइन। वहीं पे यू हैव 365, जब आपकी जो स्टेट है दैट फेल्स टू, मतलब जो भी सेंटर ने डायरेक्शंस दिए हैं उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर वो फेल हो जाती है, देन अंडर 365 ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल लगता है। कौन डिक्लेयर करेगा? ऑब्वियसली योर प्रेसिडेंट। क्या क्या सेफगार्ड्स या प्रोसीजर रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी प्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। ऊपर वाला 1 month था, ऑल्दो ओरिजिनली वो भी 2 month था, बट 44 अमेंडमेंट एक्ट ने उसको 1 month कर दिया और इसको 2 month कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी 2 month था, बाद में भी। सिंपल मेजॉरिटी लगती है इसमें, और ऊपर वाले में क्या थी? स्पेशल मेजॉरिटी था। अगर प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, लाइक लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, तो मीन टाइम में कौन अप्रूव करेगा? आपका राज्यसभा। और फर्स्ट मीटिंग के जो मतलब न्यूली जो आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा होगी, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग से लेके जो 30 days तक होगा उसके अंदर अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन। और अगर दोनों के दोनों हाउसेज आपके अप्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होगा फॉर 6 months। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 साल के लिए लगा सकते हो। एवरी मतलब आपका जो 6 months होगा, यू नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ कमिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट, रीजंस फॉर एक्सटेंशन। 44 अमेंडमेंट ने कहा कि ठीक है आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट उसके पीछे भी कोई रीज़न होना चाहिए। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। अगर तो नेशनल इमरजेंसी पार्ट या एंटायर कंट्री में लगी है तो भी प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा, आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सर्टिफाई अगर करता है कि इलेक्शंस यहाँ पे नहीं हेल्ड हो सकती इन द कंसर्न स्टेट। फाइन। नाउ व्हाट अबाउट द रिवोकेशन? सो प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एट एनी टाइम, जब उसका मन चाहे वो कर सकता है, देयर इज नो नीड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल। फाइन। नाउ व्हाट आर इट्स इफेक्ट? क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखो, प्रेसिडेंट का पावर बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर देता है? स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन ले लेता है और ये भी डिक्लेयर कर देता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ये नेसेसरी स्टेप्स भी ले सकता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वो सस्पेंड करना चाहता है इन रिलेशन टू एनीबडी अथॉरिटी इन द स्टेट की बात कर रहे हैं, ये डिसमिस भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। बट इसमें एक बात याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट रूल में जो हाई कोर्ट होता है वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसकी जो पावर्स है वो इंटैक्ट रहती है। एंड ऑल्सो गवर्नर भी क्या कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट असेंबली आपकी डिसॉल्व हो सकती है और सस्पेंड भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व भी हो गई हो और सस्पेंड भी हो जाती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 357 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लेजिस्लेटिव पावर्स दे सकती हैं प्रेसिडेंट को भी। ठीक है, नो पार्लियामेंट ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट को टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, कि अगर एक्सपेंडिचर चाहिए होगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैंक्शन कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और पहली बार जो आपका प्रेसिडेंट रूल था वो पंजाब में लगा था 1951 में। ओके, और उसके बाद तो मोर देन 100 times लग गई है। ओके, नाउ देयर इज अ बोमाई केस था, उसमें क्या बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन है उसको जुडिशियल रिव्यू, फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो था उसके पीछे भी आपका जुडिशियल रिव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी मनमर्जी आई तो वो करेगा। एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट टू एग्जामिन प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, और प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को भी रिव्यू करने के लिए उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और HCSC क्या कर सकती है? स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है उस प्रोक्लेमेशन को अगर उसको लगता है दैट इट इज़ मैलिफाइड। नाउ सरकारिया कमीशन भी था, इट ऑल्सो टॉक अबाउट, देखिए सरकारिया कमीशन ने क्या किया था, ये बताया था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 एंड व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिकल 356। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर की बात करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है स्टेट, ठीक है, तो आप लगा सकते हो दैट इज़ प्रॉपर यूज़। या फिर हंग असेंबली है, कोई भी एक आपका लीडर नहीं पता चल रहा है, ठीक है, हंग असेंबली के उसमें, तो भी आप लगा सकते हो। बट इम्प्रॉपर क्या होता है कि आप जो सामने वाली मिनिस्ट्री है या मिनिस्टर है उसको आप मेजॉरिटी प्रूफ करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, नाउ द थर्ड इमरजेंसी इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं बट इमरजेंसी नहीं लगी है। ग्राउंड्स की अगर आप बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्री और एनी पार्ट ऑफ, कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है डिक्लेयर कौन करता है? इसको भी प्रेसिडेंट करेगा। सेफ गार्ड की बात करें
तो इट ऑल्सो मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसमें कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है ऑपरेशन के लिए और ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए चल सकती है। कोई पार्लियामेंट का जो रिपीटेड अप्रूवल इसमें नहीं लगता है। इसका जो अप्रूवल का रेजोल्यूशन है ना, वो कोई भी आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है, एंड दैट टू बाय सिंपल मेजॉरिटी। रिवोकेशन की बात आए तो कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। इफेक्ट्स की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को कि जो भी आपका ऑब्जर्व द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड है वो आप देख सकते हो। एंड डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है कि जिसमें वो सैलरीज या अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकता है, इवन इंक्लूडिंग योर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस। एंड ऑल मनी, जितना भी मनी है, फाइनेंशियल बिल है पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, वो रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है तो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इमरजेंसी, फाइन। तो बाकी का नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है नेशनल इमरजेंसी पे, दैट अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली when the security of India or any part is therefore threatened by war, and the proclamation of emergency can continue for a maximum period of 6 months at a time only if approved resolution by both the houses। 4 तो सही है, अगर 4 सही है तो this would be the answer, ठीक है। देखिए 1 क्यों नहीं सही हो सकता है, क्योंकि उसने बोला ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर उसको शक भी होता है ना तो भी आपका क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑलरेडी करवा दिया है, वो आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जितना भी है वो सारा मैंने डाल दिया है, समझा दिया पूरा। सो उसने बोला दैट मोशन ऑफ एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स बाय बोथ द हाउसेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट के केस में सॉरी बोथ द हाउसेस बोला ना, लोकसभा के केस में क्या होता है, लोकसभा के केस में 100 होता है और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर्स साइन होने चाहिए। तो पहला वाला ही इनकरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। बाकी देखते हैं, उसने बोला दैट मोशन इज इन्वेस्टेड बाय अ कमेटी ऑफ 3 जजेस होते हैं, ये भी कराया था, बिल्कुल सही है ये। नाउ इफ द कमेटी फाइंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर तो मोशन टुगेदर विद द रिपोर्ट इज टेकन अप कंसिडरेशन वेयर द मोशन इज पेंडिंग, बिल्कुल सही है। एंड द जजेस विल बी रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश अंडर द स्टैचू ऑफ, किसके अंडर हुआ था, दैट वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। स्टैचूटरी बॉडी है, ये हम पढ़ते ही हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको मोस्टली मतलब हर बार क्या कर रहा है CAPF, इवन CDS में भी आपको क्या होते हैं ये जो केसेस होते हैं ये पूछता है, ठीक है। सो सारे के सारे केसेस देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे आपके केसेस हैं जो कि कभी ना कभी न्यूज़ में होंगे विद इन अ ईयर, ठीक है। तो विद इन अ ईयर अगर आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कोई आपको केस के बारे में पता चलता है या फिर केस की बात किया तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। और बाकी जो भी PYQs में आए हैं उनको भी नोट कर लिया करो, फाइन। सो इसका आंसर क्या उसने बोला दैट हेबियस कॉर्पस वाला है, सो ये वाला है। एंड इट वॉज अराउंड, ये आया था आपका 2022 के अराउंड, आई थिंक सितंबर के अराउंड आपका ये न्यूज़ में आया था, ठीक है, ये वाला केस। बाकी ये जितने भी केसेस हैं या फिर जो भी एडिशनल केसेस है मैंने उसका पूरा लिस्ट आपको दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया है एंड यहाँ पे भी दे दिया सारा का सारा, ठीक है। आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट हाई कोर्ट, अगेन मैंने हाई कोर्ट आपको करा लिया, 226 है, मीन्स रिट्स इशूइंग पावर होती है इसके पास, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32। उसने बोला विच इज़ नॉट करेक्ट, इट कैन इशू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन, ये तो सही है एकदम। रिट कैन बी इशू टू इन्फोर्स एनी राइट कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3 और फॉर एनी अदर पर्पसेस, तो ये पता ही है कि जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है, बाकी पर्पसेस के लिए भी कर सकता है, ये भी सही है। नाउ दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर ऑफ देखिए डेरोगेट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, जब भी आपको कोई नेगेटिव वर्ड दिखता है मोस्ट प्रोबेबली अगर उसने नॉट पूछा तो यही होगा, ठीक है। सो यहीं पे आ गया, सो रिट कैन बी इशू टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट की बात पूछ रहा है। सो यू शुड नो करंट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है,
स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है। उसने बोला कि जो भी आपके क्रिमिनल लॉज है बेयरिंग एक्सेप्शन वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, बिल्कुल सही है। बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो है वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट बोला है उसने। अब मेरे को बताओ, दिस इज वन स्टेट एंड दिस इज अनदर स्टेट, इन दोनों के बीच का अगर ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली सेंटर देखेगी ना। हाँ, एक होता है आपका इंट्रा ट्रेड। इंट्रा ट्रेड मतलब स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो वो स्टेट देखेगी, बट इंटर स्टेट की बात किया तो वो कौन देख रहा है, स्टेट देखेगा। सो आंसर वुड बी दिस, क्योंकि ये रॉन्ग आपका। ठीक है, चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहा है। उसने बोला है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से पढ़ा होगा, जो ऑलरेडी मैंने करा दी है, ठीक है, आप पॉलिटी का वो देख लेना, प्लेलिस्ट देख लेना। उसने बोला दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 12 नहीं होते हैं, 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो पहला तो गलत है, उसने करेक्ट पूछा है तो पहला गलत, आंसर इज दिस। फिर भी हम देखते हैं आपका चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, बिल्कुल सही है। उसने बोला है इन्फॉर्मेशन जो है रीअपॉइंटमेंट, देखिए रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। मैंने तब भी आई थिंक पढ़ाते पढ़ाते बताया होगा कि इन्फॉर्मेशन की बात है ना, तो आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटम। नाउ दिस इज प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, पढ़ा होगा तो करके आना, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। स्टिल आपको लगा है कि नहीं यार मेरे को लेना है, अटेम्प्ट लेना है, तो क्या करना, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपको सिमिलर कुछ मिल रहा है ना, देखो मुखर्जी और चैटर्जी, तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। हिरेन मुखर्जी तो आई थिंक आपने नहीं सुना होगा, बट सोमनाथ मुखर्जी तो आपने सुना होगा शायद, है ना। तो आंसर ये लगा सकते हो, इट्स प्योरली अप टू यू। बाकी आप देख सकते हो कि जो राजनारायण केस था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट था, ये सब आप पढ़ लेना, ये सारे के सारे केसेस। ठीक है, अब देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या, ये भी देख सकते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स CAPF 2022। तो इसमें क्या है, उसने बोला है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ट्राइबल वेलफेयर की बात कर रहा है। उसने बोला दैट कॉम्प्रीहेंसिव ट्राइबल, देखिए कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा होता है जो पढ़ने से लगता है कि जनरलाइज्ड और सही है, कुछ इसमें गलत नहीं लग रहा। जैसे इसमें देखो, उसने बोला कि कॉम्प्रीहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका क्या है कि लैंड डेवलप करना, इम्प्रूव करना हाउसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना एंड सो ऑन। गलत है क्या, कुछ नहीं है। उसने बोला दैट एज पर शेड्यूल ट्राइब जो है, जो विलेजेस होते हैं द फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड विद कम्युनिटी राइट्स। ऑब्वियसली कम्युनिटी राइट, जब भी आपका ट्राइबल से रिलेटेड आ रहा है तो कम्युनिटी राइट्स ही होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब वो बोल रहे थे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलप करना आपको एरिया को, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस टू द ट्राइबल इक्विटेबली। क्यों वो फॉरेस्ट, वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेना चाहते हो अटेम्प्ट तो वेल एंड गुड, नहीं लेना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है ना, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो। ठीक है, कि अपलिफ्ट कर रहे हो, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हो, कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। नाउ डिस्ट्रिक्ट जजेस आता है आपका वो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला कराया था, बट उसमें मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट जजेस वाला नहीं कराया था, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो रहती हैं, सो इट कम्स अंडर योर आर्टिकल 233 एंड 2337 जो हो गया। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, गवर्नर आपका अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, फाइन, और ही और शी शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस। पहली बात तो वो ना तो सेंट्रल के सर्विस पे होने चाहिए ना फिर स्टेट के। दूसरा क्या है, एडवोकेट होना चाहिए या फिर प्लीडर होना चाहिए फॉर 7 years, और रेकमेंड होना चाहिए बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को रेकमेंड करना पड़ेगा फॉर अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। बाकी ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट जज का, एंड व्हाट इफ जो बाकी के पर्सन्स होते हैं, दैट दोज विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर करेगा किसके कंसल्टेशन में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस हाई कोर्ट भी होगा। अगर हम देखेंगे हाई कोर्ट के नीचे जो आपके जजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ये कौन से लेवल पे होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है आपका सिविल साइड, एक होता है क्रिमिनल साइड। जो सिविल साइड वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और जो क्रिमिनल साइड वाला, मतलब जब ये सिविल जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर वो एज अ सिविल
मतलब केसेस सुन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। बट वो क्रिमिनल केसेस को सुनेगा तो उसको सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, देन आता है म्यूनसिफ कोर्ट। यहाँ पे आपका आता है उसके नीचे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और यहाँ पे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो जो ये सेशन जज रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो रहता है, ये आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। नेक्स्ट, ये 7 साल की दे सकता है मैक्सिमम, और ये 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। ओके, चले फिर से क्वेश्चन पे। उसने बोला है दैट अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, बिल्कुल गलत। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट क्यों डिस्ट्रिक्ट वालों को करेगा, ये तो गलत। नाउ दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बिल्कुल सही। अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट क्यों ही करेगा, सो आंसर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, मैंने ऑलरेडी मतलब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। सो इसका कितना होता है आपका, 3 साल होता है एंड 70 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी बादवा केस है, ठीक है। ये भी सारे केसेस मैंने नीचे लिस्ट दे दी है। सो आंसर इनका है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन इज नॉट। देखिए इंडियन फेडरलिज्म के कितने भी फीचर्स आपको सबके सब ऐसे पता होने चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। सो फर्स्ट इज कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कर सकती है इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल कर सकती है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, हाँ रेवेन्यू जो है आपके स्पेसिफाई किए जाते हैं, आप कहाँ से ले सकते हो। पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड, जो भी यूनियंस के पावर है स्टेट्स है स्पेसिफाइड है। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बोल रहा है। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, की जुडिशरी की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेचर की अलग है, ऐसे ही बात नहीं करती फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज दिस, अबाउट दिस, ठीक है। सो आंसर वुड बी दिस, ओके। चलिए स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे है, और एक और थी वर्मा कमेटी भी थी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसने बोला था दिवेही इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ डैश ड्यूटी, ठीक है। ये बताओ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, क्या ये मेन लैंड में आते हैं? कौन सा है जो मेन लैंड में नहीं आता? दैट इज लक्षद्वीप। ऑड वन आउट है ना, ऑड वन आउट। सो आंसर ये लिख लोगे आप, ठीक है। चलिए अब ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसने बोला दैट कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से, मतलब सोर्सेज आपके लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, स्टैचू तो है ही है, केस लॉ, कस्टमरी लॉ, तो ब्रॉड लेके चलो उसको, ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलो कि हो सकता है, समझ आया। सो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कैबिनेट। अब इसी पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो। उसने बोला है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है उसके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, मेरे को बताओ। वो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, क्या गलती है इसमें कुछ, मेरे को कुछ गलत नहीं साउंड कर रहा। मैनेज करता है वो मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, हाँ सही है, कुछ गलत है। तो आंसर इसका ये होना चाहिए। सो जब रिस्क लेना है एलिमिनेशन वाले में या फिर ऐसे स्टेटमेंट वाले में, लिया करो रिस्क, कि प्रैक्टिस करो, उससे पता चल जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है कैसा है, फाइन। चलिए पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसने बोला दैट देयर आर मोर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए हार्डली आपकी कोई मिलेगी जिसमें राज्यसभा में आपके मेंबर्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लोकसभा, अदरवाइज नहीं होते। तो पहला तो गलत हो गया। उसने बोला दैट चेयरपर्सन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है, ये भी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है सेंसर मोशन भी कराया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कराया था मैंने इन द पार्लियामेंट चैप्टर। सेंसर मोशन क्या होता है, आप एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकते हो और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकते हो। सो उसने बोला दैट नॉट करेक्ट, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर, तो ये तो नहीं होगा। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन, ओके। सेंसर मोशन कैन नॉट मूव अगेंस्ट द इंटायर, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा का पूरा भी आप सेंसर मोशन लगा सकते हो और एक बंदे के अगेंस्ट पे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर अकेला थोड़े ना नो कॉन्फिडेंस में जाएगा, सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका नो कॉन्फिडेंस के अंडर जाता है। अब सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है। सो गलत कौन सा, ये वाला। चलिए CAPF 2021 वाले में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, उसने बोला है कौन कौन सी ऐसी पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट। कौन सी पावर है, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो किया जाता है कि अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कल को उसको यूज़ करना है तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता।
नेक्स्ट इज कौन सी इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट इज उसने बोला है अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर होती है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आपको नहीं पता तो आगे चलते देखते हैं। उसने बोला है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर ऑफ एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, बिल्कुल सही है, होता है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, आई थिंक 143 144 के अंदर ही होता है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और कुछ में वो रिफ्यूज़ कर सकता, तो ये भी सही है। लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होता ऑन ऑल द कोल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, तो आंसर ये होना चाहिए आपका। क्योंकि जब भी आपको कुछ फैक्चुअल वाला होता है ना, ये फैक्ट है ना, हो सकता है ये सही है बट ये गलत है, तो जब भी फैक्चुअल वाला होता है मोस्ट प्रॉब्ली उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसने बोला है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कमेटी इज करेक्ट, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, करेक्ट है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो होते हैं 22 मेंबर्स, 15 तो इसके होते हैं, इसके 7 होते हैं, सो ये गलत। दूसरा है फाइनेंस मिनिस्टर्स का, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह नहीं होते हैं जो आपके, अगर तो उसका स्पीकर उसका पार्ट होगा तो स्पीकर होगा, अगर चेयरमैन होगा उसका पार्ट तो चेयरमैन होगा, डिप्यूटी होगा तो डिप्यूटी होगा, अदरवाइज जो लोकसभा का चेयरमैन है वो उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। एक ही साल होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत बार न्यूज़ में भी रहा था कि एक ही साल होता है जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है क्योंकि चेंज होता रहता है, बाकी बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी पढ़ाया है। एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 years इन एन, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 years, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे। उसने बोला दैट हु अमंग द फॉलोइंग वांट हिज कलीग्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड है एंड वाज वर्किंग विद द ब्रिटिश प्लान ऑफ द ब्रिटिश। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी यूपीएससी में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे उसमें होता है, ठीक है। अब देखना कैसे होता है, मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोला था कि आपके यूपीएससी के फेवरेट ऑप्शंस क्या होते हैं, महात्मा गांधी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, ये सब होते हैं। अब देखो, इसको बस आप डैश करके रखो, लिखना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, ऐसा कुछ आता है तो पहले पूरा पढ़ लो पेपर, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आप ससेप्टेबल हो उसको देखो। मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ गया। ये देखो, इसने बोला दैट ऑन द 26 Jan 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेरे को बताओ कौन हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था इसमें, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। अब मेरे को बताओ क्या महात्मा गांधी बोलेगा ये 1950 की बात कर रहा है, तो महात्मा गांधी तो थे ही नहीं, ठीक है ना, आज़ादी देखने के लिए भी नहीं थे वो, तो ये तो नहीं होगा। महात्मा गांधी नहीं होगा तो बचा कौन, BR अम्बेडकर पे आप क्या ले सकते हो, चांस ले सकते हो। अब मेरे को एक और चीज़ बताओ, एक और सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, यहाँ पे भी सोमनाथ लहरी पूछ रहा है, ये यहाँ पे भी सोमनाथ लहरी पूछ रहा है। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, तो आंसर तो होगा। और BR अम्बेडकर यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, इसका मतलब एक का आंसर BR अम्बेडकर होना चाहिए, एक का आंसर सोमनाथ लहरी। तो अगर BR अम्बेडकर यहाँ पे आंसर आ रहा है तो सोमनाथ लहरी यहाँ पे आएगा, फिर समझे। सो ऐसे आंसर कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज पर्सनल लिबर्टी के लिए पूछ रहा है, क्या होता है दैट स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी विदाउट एनी रैशनल बाइसेस, बिल्कुल सही है, रैशनल बाइस की बात कर रही है इनमें। बेसिस ऑफ जो डिप्राइविंग होंगे पर्सन के, पर्सनल लिबर्टी के, वो कैसा होना चाहिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर बाय जुडिशियल रिट, सिक्योर कर सकते हो ना कि अगर आपको कोई डिटेन कर लेता है लीगली तो हेबियस कॉर्पस के थ्रू आप जा सकते हो। बचता है ये वाला, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, ये पता होगा तो नहीं होगा, फिर भी आप आंसर पे आ जाओगे। DPS की बात करा, कौन सा नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, बिल्कुल सही है। दे कैन ओवरराइड ऑल फंडामेंटल राइट्स, ये तो यहाँ पे आ गया, और फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा ना ओवरराइड कर देगा, बाकी ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, कौन सी पर्सन को नहीं मिली है। प्रोटेक्शन अगेन प्रोसिक्यूशन ऑफ द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये भी कराया मैंने आपको। टू रिफ्यूज़ और गिव हिज सैम्पल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था,
ठीक है, आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल 22 था, कराया था ना। एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर जान, नहीं, वो अपने खिलाफ विटनेस नहीं लिख सकता। दैट इज आंसर। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। नाउ उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेन नो प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन नहीं है, किसके लिए, कौन सी म्यूनसिपैलिटी के लिए, अर्बन पंचायत। अर्बन पंचायत सुना आपने, जब आप जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड टू द प्रेसिडेंट, कौन सी प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करता है वो, डिसाइड करता है अपने डिस्क्रिप्शन पे। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए जो भी पार्लियामेंट में डिसक्वालिफिकेशन होता है वो कौन देखेगा, लोकसभा का स्पीकर देखेगा या फिर राज्यसभा का चेयरमैन। ओके, लेट्स सी द 94th क्वेश्चन। उसने बोला है दैट मानेका गांधी, कौन सा इनकरेक्ट है, पहले आप खुद देखो अच्छे से। उसने बोला कि जो आर्टिकल 19 है और 21 है आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब क्या है इसका, उसने ये चीज़ बोला था कि जो आर्टिकल 19 और 21 है वो सिनर्जाइज है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे की एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 14, 19, 21, ठीक है, वाटर टाइट नहीं है कि ये अलग है ये अलग है। वहीं पे वो बोलते दैट इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 9। अब इसमें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, बट ये ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन में जा रहा है, तो आंसर ये होना चाहिए, नॉट करेक्ट। अब वो बोलते दैट फेयर ट्रायल, अगर तुम फेयर ट्रायल करते हो तो वो एलिमिनेट कर देंगे, जो भी बाइसेस होते हैं उसको एलिमिनेट कर देगा, ये भी पॉजिटिव सेंस जा रहा है। लास्ट वाला बोल रहा है कि जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू डाई नहीं देती आपको, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन सा था इसमें से, सिर्फ यही था, तो आप इसका आंसर ये कर सकते थे, समझे, ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उसने बोला प्रियम्बल इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। जो टर्म थी सेक्युलर डेमोक्रेटिक वॉज नॉट देयर इन प्रियम्बल ओरिजिनली, बिल्कुल सही है, ये तो पता है। प्रियम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी सही है। बाय इटसेल्फ प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड एंड लीगल इंटरप्रिटेशन। देखिए आप प्रियम्बल को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रियम्बल ही जो है वो बेसिक आपके प्रिंसिपल्स हैं, आउटलाइन करते हैं प्रिंसिपल्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो ये गलत हो जाएगा आपका। इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ पूरा, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाले में। तो प्रेसिडेंट वाले में कौन होता है, इलेक्टेड तो होंगे, इलेक्टेड होंगे, बट ऑल मेंबर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट का कोई नहीं है, योगदान नहीं है आपका। सो आंसर वुड बी 3। ओके, डन। सो ये आप देख लेना। बाकी अभी हम क्या करेंगे, एक करंट का टॉपिक लेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू पॉलिटी। So the current affair based topic is your 6th schedule। क्यों, क्योंकि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो लद्दाख के पीपल, मतलब कि जो लद्दाख के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो लद्दाख है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए एज अ ट्राइबल एरिया अंडर 6th शेड्यूल। क्यों बोला जा रहा है ऐसे, देखिए पहले हम देखेंगे 6th शेड्यूल एंड ऑल दैट। आर्टिकल 244 के अंडर क्या होता है एंड आर्टिकल 275 के अंडर क्या है, प्रोवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, कि जो भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात की है। और कौन सा 6th शेड्यूल के अंडर ही कौन कौन से आते हैं आपके, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये आप जो भी ये स्टेट्स हैं ये आप याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपकी 4। अब प्रोविजंस के, इसके प्रोविजंस के अंडर क्या आता है, ये एम्पावर करता है आपके गवर्नर को कि आप क्या बना सकते हो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकते हो या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बना सकते हो इन 4 स्टेट्स में, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गए उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है कि 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें से 4 नॉमिनेट करेगा कौन, गवर्नर, और बाकी के जो होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, बाकी इलेक्ट होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसके 46 मेंबर्स हो सकते हैं, बाकी वैसे 30 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल का,
इसमें क्या होता है कि अगर अलग अलग शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है आपकी रह रही हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नर उस एरिया को भी क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी पावर्स है जो दी जाती, एडीसीज एंड एआरसीज। पहले लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, रूल्स बना सकते हैं लाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ऑल दैट। इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब देख सकते हैं। मनी लैंडिंग या ट्रेडिंग ऑन एनी पर्सन, ये सब, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें, ये खुद के इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज एंड ऑल दैट, वाटर वे, ट्रांसपोर्ट। एंड ये काउंसिल्स क्या कर सकती हैं, ऑथराइज होती हैं कि कोई भी लैंग्वेज को प्रिस्क्राइब कर सकती हैं या फिर एज अ मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन द प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द जुडिशियल पावर्स की बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, विलेज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स खुद बना सकते हैं। नो अदर कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी अदर कोर्ट की जूरिसडिक्शन नहीं है इनके ऊपर, इन कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। एंड ये जो काउंसिल कोर्ट्स होंगी, इनके पास आर नॉट गिवन पावर टू डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग, अगर डेथ की पनिशमेंट देनी है तो इनके पास पावर नहीं होती है, या फिर ऐसी कोई इम्प्रिजनमेंट दैट इज मोर देन 5 years, ओके, 5 ऑफ मोर देन 5 years। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर, क्या होती है, अपना बजट खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, देन असेस कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू, या फिर इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस वगैरह, और ये ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंसेस, लीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। सो दीज आर द पावर्स, ठीक है। अब लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशंस सही नहीं हो रही है, मतलब कि क्लाइमेट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनको लगता है कि अलग से एक ये बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा, बाहर लोगों का इतना इन्वेजन नहीं होगा, प्रोटेक्शन में रहेगा, कल्चर वहाँ का प्रोटेक्ट रहेगा, इन्वायरमेंट वहाँ का प्रोटेक्ट रहेगा, टूरिज्म को मैनेज किया जाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका पास 5th शेड्यूल होता है, 6th होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो 5th है वो अप्लाई होता है, अभी देखा जाए तो 10 स्टेट्स में होता है, 6 जो होता है वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है। इसमें आपके ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स होती हैं, और ये जो होती हैं क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट हैज़ लिमिटेड पावर्स होती है, ठीक है। इसमें लिमिटेड पावर्स हैं जो कि मोस्टली एग्जीक्यूटिव होती है, इनके पास बहुत एक्सटेंसिव पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव होती है, जो कि डिराइव की जाती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एम्फसाइज ज़्यादातर करती है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स पे और ये सेल्फ गवर्नेंस पे। और जो पैसा एक्ट है आपका, दैट इज एप्लीकेबल इन 5th शेड्यूल एरियाज बट नॉट इन 6th शेड्यूल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू पॉलिटी टुमारो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।